अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो हमारी नेक्स्ट ईयर्स की प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर्स में ऐप को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि हम इसमें राउटिंग कैसे करते हैं, मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं, पैरम्स कैसे गेट करते हैं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरी नेक्स्ट ईयर्स प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी लास्ट में देखें, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट अगर आपसे इंटरव्यूज़ में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको उसमें मसला ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मुझे एक कमांड लिखनी है, दैट इज़ npx create next app एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेटेस्ट, सो दैट जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसका वो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। सिंपली बस यही काम करना है जो हम रिएक्ट में करते थे, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये मुझसे पूछा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसका नाम रख देती हूँ नेक्स्ट फर्स्ट। हमारी फर्स्ट नेक्स्ट ऐप है तो हमने इसका नाम रख दिया नेक्स्ट फर्स्ट। अब ये मुझसे पूछा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, तो हम टाइप स्क्रिप्ट पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम जावा स्क्रिप्ट को ही परस्यू कर रहे हैं, तो मैंने इसको कर दिया नो। देन ये मुझसे पूछा है कि क्या मुझे ESLint को यूज़ करना है, येस बिल्कुल करना है। देन टेलविंड CSS को भी येस कर देते हैं। क्या हमें कोड जो है वो SRC सोर्स डायरेक्टरी के अंदर चाहिए, तो आई थिंक इट्स बेटर, वैसे इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चाहें तो सोर्स के अंदर अपना सारा कोड रखें, अगर आप चाहें तो आप इसमें ना रखें। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, तो हम फर्स्ट ऐप अपनी बनाएंगे ऐप राउटर के साथ, येस। देन टर्बो पैक येस, इम्पोर्ट नो, ओके। जब तक ये हमारी ऐप क्रिएट हो रही है हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आपके माइंड में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हो इससे रिलेटेड कि यार ये क्या चीज़ें हैं, क्या ऑप्शन है, हम क्यों येस कभी नो, कभी येस कभी नो, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में तो सबको पता है, लेकिन अभी हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने टाइप स्क्रिप्ट को नो कर दिया। अब हम देख लेते हैं ये ESLint क्या है। बेसिकली ESLint जो है तो एक काइंड ऑफ टूल है जो एनालाइज करता है हमारे कोड को और हमें वार्निंग्स शो करता है। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ESLint हमें इस तरीके की वार्निंग्स शो कर रहा होता है हमारे टर्मिनल पे। लेट्स से कि अगर मैंने कोई वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करके छोड़ दिया और मैंने उसको कहीं पे भी अपनी ऐप में अपने कंपोनेंट में यूज़ नहीं किया है, तो ये मुझे वार्निंग शो करेगा। ये चीज़ें जब हमारे पास कोड बहुत लेंथी हो जाता है तो काफ़ी ये वाले मसले हमारे पास होते हैं। कोड रीफैक्टर करना थोड़ा मसला हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड होता है और हमें खुद भी चीज़ें याद नहीं रहती कि हमने क्या यूज़ किया था, क्या नहीं यूज़ किया था। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों में ये हमें हेल्प करता है। इसके अलावा काफ़ी सारी वार्निंग्स ये जनरेट कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। हम अपने हिसाब से इसकी फ़ाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम लेट्स से मैं चाहती हूँ कि यार मेरा जो कोड है उसमें ब्लैंक लाइन्स जो है कंसेक्टिव सिर्फ 2 हों, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मैं कोई कोड लिख रही हूँ, मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास एक ब्लैंक लाइन आ गई, बट मैंने दोबारा एंटर प्रेस करके नीचे कोई कोड लिख दिया तो मेरे पास 2 लाइन्स आ गई और वो मैं नहीं चाहती हूँ। या मेरे पास 2 से ज़्यादा लाइन्स आ गई, मैं नहीं चाह रही कि इतना इतना स्पेस मेरे कोड में रहे। उसके लिए मैं वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मुझे फ़ौरन से वार्निंग शो करेगा या एरर शो करेगा। डिपेंड्स अपॉन अस कि हम इसको एरर कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको वार्निंग कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि फ़ाइल की फ़र्स्ट लाइन से कोड शुरू ना हो या सिर्फ फर्स्ट लाइन से ही शुरू हो, ब्लैंक लाइन ना हो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया है येस। तो हमारे पास जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वार्निंग्स वगैरह है, वो हमें ये शो करेगा। देन टेलविंड CSS, ये हमारे पास एक यूटिलिटी CSS फ्रेमवर्क है। अ, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो हम अपनी इस प्लेलिस्ट में टेलविंड CSS को भी डिस्कस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन इसने हमसे पूछा कि सोर्स डायरेक्टरी में आपने अपना कोड रखना है नहीं रखना। ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं भी अगर अभी आया तो आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा। ओके, ऐप राउटर, तो हमारे पास 2 वेज होते हैं नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करने के। एक हमारे पास होता है ऐप राउटर और एक होता है पेजेस राउटर। अगर मैं इसको नो कर देती तो पेजेस राउटर में हमारी ऐप क्रिएट हो जाती, लेकिन मैंने इसे यस किया तो ऐप राउटर में। और ये ऐप राउटर जो है ये रेकमेंडेड भी है बिकॉज ये हमारा ये जो है न्यूअर वर्जन है नेक्स्ट ईयर्स में, और
ज़्यादातर लोग जो है वो अब इसी को ही यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारे पास काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। तो मैंने इसे यस कर दिया, बट डोंट वरी, हम इसका दूसरा वाला वर्जन दैट इज पेजेस राउटर जो है वो भी देखेंगे। ओके, सो अब हमारे पास आता है टर्बो पैक। अगर आपको टर्बो पैक के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आई वुड रेकमेंड दिस ब्लॉग। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा सा ओवरव्यू हमारे पास है टर्बो पैक का, जो आपको पढ़ के ईजिली समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको बस इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू चाहिए तो वो मैं आपको अभी दे देती हूँ। बेसिकली अगर आपने वेब पैक का नाम सुना होगा, जो वेब पैक यूज़ होता था पहले, मतलब अभी भी होता है, ये हमारे पास एक बंडलर होता है। बंडलर का काम क्या होता है कि हमारे पास जो बहुत सारी फाइल्स होती हैं उनको बंडल करता है, उनका एक पैकेज बनाता है और हमारे पास उनको फ्यू फाइल्स में जो है वो बंडल अप कर देता है, पैकेज कर देता है। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी डेफिनेशन भी है कि टर्बो पैक एक बंडलर है जो क्या करता है, सारी कोड की फाइल्स को लेता है और उसको कंबाइन कर देता है इनटू वन और फ्यू फाइनल फाइल्स जो ब्राउज़र अपने पास लोड कर सके। अब ये क्यों स्पेशल है, ये क्यों यूज़र, बेसिकली इसको नेक्स्ट.जेएस में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वेब पैक ही यूज़ हुआ करते हैं बट ये हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हम चाहते हैं कि हम टर्बो पैक यूज़ करें। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू नो कि टर्बो पैक में ऐसा क्या स्पेशल है कि हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि एक्चुअली ये होता है फास्ट। तो ये हमारे कोड को जो है वो बहुत क्विकली रिकम्पाइल करता है। ये सिर्फ उस पार्ट को रिकम्पाइल करता है जो चेंज हुआ होता है, ये पूरे कोड को रीप्रोसेस नहीं करता है, इसलिए ये फास्ट होता है, स्पीड अप कर देता है प्रोसेसिंग को, परफॉर्मेंस को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन केस अगर आपको उसको मैनुअली सेट करना हो, आपने ऐप बना ली बट आपने इसको सेट नहीं किया, नाउ यू वांट टू सेट कि हम टर्बो पैक यूज़ करना चाहते हैं, तो पैकेज डॉट जेसन में जाके आप स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से ये लिख भी सकते हैं और ये सेट हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव इम्पोर्ट एलियासेस। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमें अगर, जैसे लेट सपोज हम रिएक्ट की एग्जांपल लेते हैं, कि हमें अगर एक फाइल कॉल करनी होती थी, बेसिकली कंपोनेंट कॉल करना होता था दूसरे कंपोनेंट में और उसके पाथ्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट होते थे। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था कि हम डॉट डॉट स्लैश करके उससे बाहर आते थे, फिर हम अपने डिज़ायर्ड फोल्डर में जाते थे, फिर उसके अंदर जो फाइल होती थी हम उसे टारगेट करते थे। जबकि यहाँ पे हमारे पास ईज़ ये है कि हमारा जो भी रूट फोल्डर है, लेट्स से कंपोनेंट्स का फोल्डर है, तो मैं लिखूंगी @components स्लैश उसके अंदर के कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकती हूँ। मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पहले किसी फाइल से, किसी फोल्डर से बाहर आना है, उसके बाद मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मुझे हेडर इंपोर्ट करना है, तो पहले मुझे उस जहाँ पे भी मैं हूँ उससे मुझे बाहर आना पड़ा, फिर मैं कंपोनेंट्स में गई और फिर मैंने हेडर को इंपोर्ट किया। सेम गोज़ फॉर फूटर। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि मैंने लिख दिया @components और जो भी कंपोनेंट मुझे चाहिए था उसका नाम लिख दिया। लेट्स मुझे हेडर चाहिए, मैं हेडर लिख दूंगी। @config फोल्डर में गए, डायरेक्ट उसकी फाइल उठा ली, स्टाइल्स में गए, उसकी फाइल उठा ली। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू राइट दिस उसके बाद ही मैं अपना कोई काम कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऐप क्रिएट हो चुकी है। मैंने अपने पास VS कोड में इसको ओपन कर लिया है, यू कैन सी। अच्छा, मैं वो वाली चीज़ें ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी जो हम रिएक्ट में पढ़ के आ चुके हैं, बिकॉज फिर उसकी वजह से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नोड मॉड्यूल्स का सबको आइडिया है क्या होता है, पब्लिक फोल्डर में क्या होगा, SRC में क्या होगा, गिट इग्नोर का पता है, ESLint की ये वो कॉन्फ़िग फाइल है जहाँ पे हम वार्निंग्स और एरर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास JS की कॉन्फ़िग फाइल हो गई, ये नेक्स्ट.js की अपनी कॉन्फ़िग फाइल है। देन हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है जहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह सारी हमारी शो होंगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास टेलविंड CSS की फाइल आ गई है। इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम टेलविंड पे कोई काम करेंगे। ये कॉन्फ़िग फाइल्स बेसिकली तब यूज़ होती हैं जब हमें कुछ कस्टमाइज़ करना होता है, उसके अलावा हमें इन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सोर्स डायरेक्टरी हमने यूज़ की है तो हमारी जो भी काम की फाइल्स थी वो सारी इस सोर्स के अंदर चली गई हैं, वो यहाँ पे फैली हुई नहीं है। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अब सोर्स के अंदर एक ऐप बना हुआ है। ऐप का फोल्डर इसलिए क्योंकि हम ऐप राउटर को यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे तो हम सोर्स को नो भी कर सकते थे, तो वो डायरेक्ट ऐप के अंदर सारी चीज़ आ जाती, तो इट्स टोटली अप टू अस। अब हम ये करेंगे कि favicon.io सबको पता है क्या है, ग्लोबल CSS एवरीवन नोज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि हमने टेलविंड CSS को येस किया था तो टेलविंड CSS कॉन्फ़िगर होके हमारे पास आ चुकी है, उसकी हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल आ चुकी है। तो मतलब हमें ना मैनुअली सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ layout.js, देन हमारे पास है page.js। अब मैं काम ये करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी ऐप को स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखना है npm run dev
और मुझे एंटर प्रेस करना है। अब ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पे इन 2 लिंक्स से मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं ये वाली लिंक को कंट्रोल प्लस क्लिक करके यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ। ऑलराइट, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से ऐप मेरी शो हो गई है। मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे page.js के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा होम पेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये हमारा होम पेज है, तो इसलिए यहाँ पे page.js के अंदर जो भी है वो हमारे होम पेज पे शो होगा। मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देख लेती हूँ। लेट्स से यहाँ पे डिप्लॉय नाउ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। लेट्स से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड और मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। राइट, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर तो उसका समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा था। अब मैं कुछ और पेजेस क्रिएट करके जल्दी से देख लेती हूँ। पेजेस क्रिएट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे यहाँ पे इस ऐप के अंदर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं अबाउट पेज क्रिएट करना चाहती हूँ, मैंने अबाउट का फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूँगी page.js के नाम से। और मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा कंपोनेंट बना लिया और इसका नाम मैं रख देती हूँ अबाउट। अब हम यहाँ पे आएंगे और मैंने यहाँ पे लिखा /about, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट का जो पेज है वो लोड होके आ गया। तो हमारे पास पेजेस को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। हमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, हमें कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ी, कोई राउट्स डिफाइन नहीं करना पड़ा, सब कुछ बहुत सिंपली हो गया। बस मैंने एक फ़ाइल बना दी अबाउट के अंदर और मेरे पास वो मेरा पेज बन चुका है। इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे बना लेती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट और मैंने इसके अंदर लिख दिया page.js और मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेती हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया कॉन्टैक्ट और अब मैं इसको यहाँ पे आके एक्सेस करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज भी बन गया। एक और चीज़ हम जल्दी से देख लेते हैं, दैट इज़ डायनेमिक राउटिंग। और मैं यहाँ पे इसके अंदर लेट से मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर मैंने बना लिया page.js और मैंने इसका एक कंपोनेंट बना लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट। अब मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट तो शो हो गया। बट लेट से हमने पहले भी काम किया हुआ है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं। तो लेट से मुझे यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट विद ID 1, तो मेरे पास तो ये पेज शो नहीं कर रहा है। तो ये वाला काम हम कैसे करेंगे, पैरम्स वाला काम कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है। मैंने प्रोडक्ट के अंदर ही एक और फोल्डर बनाया और लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ID बना के मैंने एंटर प्रेस किया और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ page.js और मैंने यहाँ पे ये कंपोनेंट बना लिया और ये कंपोनेंट हमारा है सिंगल प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये एक्सेसिबल है सिंगल प्रोडक्ट। राइट, अब एक काम मैं ही करती हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे आएंगे। अब हमें ये पैरम जो है, जो पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ ये मुझे गेट करना है। तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट पैरम और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया यूज पैरम्स इंपोर्ट हो गया नेक्स्ट नेविगेशन से। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कंसोल करके देख लेती हूँ कि पैरम के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है। मैं यहाँ पे आएंगे, इसको मैं एक बार, अच्छा वन मोर थिंग, अब आपने देखा यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है और एरर मुझे ये कह रहा है कि सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज़ होगा। तो हमें उसके लिए यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो रही होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख दूंगी तो नाउ इट इज़ क्लाइंट कंपोनेंट और अब ये एक्सेसिबल है। वापस आएंगे, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका था ऑलरेडी, ये ID मेरे पास गेट हो गई। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, आई जस्ट हैव टू राइट .id और मेरे पास ID आ जाएगी। लेट से मैं यहाँ पे कुछ और ID लिखती हूँ तो वो भी मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है और यही ID अगर लेट से मुझे यहाँ पे शो करवानी है तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे लिखा param.id, बाकी की सारी वर्किंग रिएक्ट वाली है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है। तो ये ID मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। ओके, अब हम एक और चीज़ ये देखते हैं कि लेट से हमारे पास कुछ इस तरीके की भी हिरार्की बनती है। लेट से प्रोडक्ट के अंदर मैंने लिख दिया विमेन, इसके अंदर मुझे चाहिए लेट से ज्वेलरी, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये तो एक्सेसिबल ही नहीं है मुझे। मतलब एक नेस्टेड राउट्स जो हमने लिखे हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। उसको करने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके इसको रीनेम करना है बस सिंपली, और मैंने यहाँ पे एलिप्सिस डालने हैं, 3 डॉट्स डालने हैं, दैट्स इट, और मेरे पास ये एक्सेसिबल हो गया है। और ये कुछ एरे की फॉर्म में हमें मिल जाएगी आईडीज़, जो भी मुझे एक्सेस करनी है मैं अपने हिसाब से एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकती हूँ। अब मैं इसके आगे जितना भी कुछ लिख दूँ ये
एक्सेसिबल ही रहेगा और ये सारे जितने भी नेस्टेड राउटिंग मैं इसके अंदर कर लूँ ये सब पे वर्क करेगा। ओके, सो हमने ये देख लिया कि नेक्स्ट में ऐप कैसे क्रिएट होती है, ऐप राउटर का फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया, देन हमने उसमें डायनेमिक राउटिंग देख ली, उसमें हमने स्टैटिक राउटिंग देख ली, नेस्टेड राउटिंग देख ली। अब हम एक काम ये करते हैं, अब हम अपने सेकेंड वे की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड वर्जन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पेजेस राउटर, और उसमें भी हम ये सारी चीज़ें बहुत क्विकली देखते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से हम CMD बंद कर देते हैं, वापस अपने फोल्डर में आएंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे और यहीं पे हम जो है वो CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अब मैं लिखूँगी npx create नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट और मैं ऐप का नाम अब लिख दूँगी पेजेस नेक्स्ट। अभी हमारे पास लोड होगा और हमसे क्वेश्चंस पूछेगा, उसको हम जल्दी जल्दी आंसर कर देते हैं और बस ऐप राउटर में आके मुझे इसको नो करना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले करी थी। अभी जल्दी से ऐप क्रिएट हो जाए फिर हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे पेजेस राउटर वाली ऐप क्रिएट हो चुकी है, बाकी सारी फाइल्स एज इट इज सेम है। SRC के अंदर चले जाते हैं जल्दी से। अब मेरे पास यहाँ पे दो फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, एक है हमारे पास स्टाइल्स और एक है पेजेस। स्टाइल्स में हमारी CSS आ जाएगी, पेजेस के अंदर हमारे पेजेस आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और फोल्डर मुझे दिख रहा है, दैट इज API के अंदर हम अपनी APIs लिखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट में हम अपनी APIs भी बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे भी कि किस तरीके से करना है। फिलहाल हमें इसका काम नहीं है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब मेरे पास ये 3 फाइल्स आ गई। app.js खोलेंगे तो उसमें मेरे पास ये सिंपल सा जो है वो कंपोनेंट रिटर्न हुआ है। document.js में आएंगे तो ये हमारी बेसिकली मेन फाइल है जहाँ पे हमारी पूरी ऐप जो है वो कॉल हुई हुई है। देन हमारे पास index.js जो है ये हमारा होम पेज है, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे आई गेस page.js था। तो ये हमारा होम पेज हो गया। एक काम मैं ही करती हूँ कि मैं इसको रन भी कर लेती हूँ सेम तरीके से npm run dev। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो मेरी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। ये सेम वही फाइल है हमारे पास जो होम पेज की थी। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमें डॉक्यूमेंट वाली जो ये फाइल है इसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। और जो हमारी app.js की फाइल है इसमें लेट्स से कि हमें कुछ रैपर्स ऐड करने हैं, कुछ प्रोवाइडर्स ऐड करने हैं, जो कि हम आगे करेंगे भी, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे भी आपको एक बार चेंजेस करके दिखा देती हूँ। लेट्स से हमने डिप्लॉय नाउ को चेंज किया था, तो मैं इसी को ही हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। पेजेस बनाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पेजेस के अंदर ही हम फोल्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट के अंदर अब मुझे page.js नहीं लिखना है, अब मुझे लिखना है index.js, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास index.js है तो हमें यहाँ पे भी इंडेक्स ही नेम रखना है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया, कंपोनेंट का नाम मैंने अबाउट रख दिया। अब मैं उसको एक्सेस करके देख लेती हूँ जल्दी से, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा अबाउट कंपोनेंट शो हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला काम करके देख लेते हैं, दैट इज डायनेमिक राउटिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट के अंदर मैंने लिख दिया index.js और मैंने इसका एक बेसिक सा कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे आएंगे हम इसको भी एक्सेस करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी बन गया। अब हम इसकी डायनेमिक राउटिंग देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर आगे सेम वही काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा आईडी के अंदर मैंने एक और पेज बनाया, दैट इज page.js और मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लेना है सिंगल प्रोडक्ट के नाम का। अब हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ABCD लेट से, तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल एरर आ रहा है, मैं इसको रीलोड कर देती हूँ। ओके, तो ये एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे page.js लिख दिया है, हमें इसको index.js करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको index.js किया एंड यू कैन सी कि मेरे पास ये एक्सेसिबल है। पैरम्स ऐड करने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम वही काम है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा यूज़ पैरम्स और मैंने यहाँ पे इसको कंसोल करके भी देख लिया, तो मेरे पास जो है वो पैरम्स भी शो हो गए। अच्छा, हमारे पास अगर अब मल्टीपल हमें नेस्टेड राउटिंग करनी है, वो एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, हमें सेम यही काम करना है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट 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 और ये भी हमारे पास सेट हो गया। ओके, तो हमने दोनों को एक्सप्लोर कर लिया है। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यार अगर ऐप राउटर इज़ बेटर तो कैसे बेटर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर लगता है, कौन सा समझ में आता है। बट जो ऐप राउटर है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से एक एडवांटेज ये है कि हमें इम्प्रूव्ड लेआउट सिस्टम प्रोवाइड करता है। लेट्स से कि मुझे पेजेस बनाने हैं मल्टीपल और उसमें हेडर और फूटर एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो मुझे हर पेज में ही चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा लेआउट का ऑप्शन नहीं होता
पेजेस राउटर में मुझे अबाउट के अंदर भी हेडर फुटर यूज़ करना है, मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर भी हेडर फुटर को कॉल करना है, मेरे पास 10 और पेजेस है, मुझे उन 10 के अंदर ये काम करना है। जबकि हमारे पास ऐप राउटर में हमें एक लेआउट का पेज मिलता है, उसके अंदर हम ईजिली अपने हेडर फुटर को कॉल कर सकते हैं, उसके बाद हमें इसको कहीं पे भी यूज़ करने की नीड नहीं है। इसका सेकेंड एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो हमारे पास बहुत ईज़िली हो जाती है, हमारे पास डेटा फैचिंग बहुत ईज़िली हो जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ऐप राउटर में ये है। जब हम पेजेस राउटर यूज़ करते थे तो हमें गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ता था। उस फंक्शन के अंदर जो है वो हमारी एपीआई हिट होती थी, डेटा आता था, ब्ला ब्ला एसिंक जो भी चीज़ें थी, एसिंक्रोनस जो पार्ट था हमारे कोड का वो सारा यहाँ पे हैंडल होता था, फिर वो रिटर्न होता था, फिर वो यहाँ एक्सेस होता था, मतलब थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस होता था। जबकि यहाँ पे हमारे पास ऐप राउटर में क्या हो रहा है कि हम इसको ईजिली अपने कंपोनेंट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, अपनी एपीआई सेट कर सकते हैं, हमें ये सारे काम करने की नीड नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो अभी तो हमारे पास, जैसे हमने ये देखा कि राउटिंग हमारे पास सेम सेम हो गई है। जब हमारे पास ऐप राउटर नहीं था और हमारे पास जब सिर्फ पेजेस वाला ऑप्शन था तो इसमें ऐसा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। आई गेस नेक्स्ट 13 से पहले की बात है ये, कि हमें जो है वो लेट्स से मुझे अबाउट का पेज बनाना है तो मुझे पेजेस के अंदर जाके about.js का पेज बनाना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी। तो जितने पेजेस बनाने हैं वो सारे जेएस करके उनकी फाइल्स बनेंगी। यहाँ पे लेट्स से 20 पेजेस है मेरे वेबसाइट में, तो यहाँ पे 20 पेजेस की वो 20 फाइल्स होंगी, इसके अलावा बाकी चीज़ें अलग से। तो कोड भी बहुत मैसी हो जाता था, मतलब ऑर्गेनाइज करना बड़ा मसला होता था। फिर नेक्स्ट 13 ने जब ऐप राउटर को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें हमारे पास ये चीज़ आई थी कि हम फोल्डर बना के उसके अंदर अपनी फाइल रख सकते हैं, सो दैट हमारा जो कोड है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे। एनीवेज अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एडवांटेजेस हों, और भी बहुत से एडवांटेजेस हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसके बारे में और कितना पढ़ते हैं, इस पर कितनी रिसर्च करते हैं, आपको इसमें कितना इंटरेस्ट है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको कोई और न्यू पॉइंट मिलता है, कोई ऐसी बात जो हमने यहाँ पे मिस की है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि बाकी के लोग भी उससे सीख सकें। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.